हेलो स्टूडेंट्स हमने इंडियन जुडिशल सिस्टम के ऊपर लेक्चर शुरू किए थे और हम एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, वो हमने अच्छे से कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लेक्चर का लिंक डाल दूंगा और साथ में प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा इंडियन जुडिशल सिस्टम की। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। क्या हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है? तो आज दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है या नहीं, तो आज के टाइम पे तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है और कैसे है मैं उसके कारण भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, पुराने समय की बात करूं, तो उस टाइम पे सेल्फ हेल्प नाम की चीज फेमस थी। पुराने समय में क्या था, सेल्फ हेल्प नाम की चीज फेमस होती थी, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपनी सहायता खुद करेगा, अपने आप को जस्टिस खुद दिलाएगा, अर्थात वो अपना बदला खुद लेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हमारे देश में कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं, पुलिस इस्टेब्लिश है, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो इंडिया में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखने होंगे। सबसे पहला जो कारण है जो बताता है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। एक लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एक जुडिशरी होती है जो लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो जुडिशरी है हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे देश में, अर्थात जो जुडिशरी है उसके ऊपर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं देती, किसी के प्रेशर में नहीं देती, वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से देती है। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल शो करती है कि हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, क्योंकि जो व्यक्ति के साथ भी गलत होगा वो कोर्ट में जा सकता है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है, अपने लिए जस्टिस ले सकता है। तो पहला जो पॉइंट है इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ इशारा करने वाला, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो दूसरा मेन पॉइंट है वो है हायरार्की ऑफ द कोर्ट। हायरार्की ऑफ द कोर्ट, और आपको पता ही है अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कोर्ट्स की प्रॉपर हायरार्की है। इंडिया में सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं तहसील लेवल पे। तो एक प्रॉपर एक हायरार्की बनी हुई है। अब हायरार्की में होता क्या है, हर एक कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन डिसाइड कर रखी है। जो तहसील वाले कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उनको उनकी पावर दी हुई है, उनकी जुरिसडिक्शन दी हुई है। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपनी पावर है, हाई कोर्ट के पास अपनी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पावर है। और मेन से होता क्या है कि देश में प्रॉपर तरीके से सबकी पावर डिवाइड है, हायरार्की बन रखी है। तो हर एक कोर्ट को पता है कि हमें क्या काम करना है, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, प्रॉपर तरीके से काम चलता है और देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बनाए रखता है। और ये चीज हायरार्की ऑफ द कोर्ट इज द सिंबल दैट इन इंडिया देयर इज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। प्रॉपर हायरार्की है, आपको पता ही है। सबसे पहले स्टार्ट जो केस होता है नॉर्मली वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से होता है, फिर इसके हिसाब से बाद में अपील के थ्रू आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। ये सारी बातें आपको पता है। आपने सिविल लॉ में सीपीसी पढ़ रखा होगा, आपने क्रिमिनल लॉ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रखा होगा, तो मैं ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा। और ये तीसरा अब मेन पॉइंट है जो बताता है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पाया जाता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब आपको पता ही है जो नेचुरल जस्टिस है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो ओडी अल्ट्रम पार्टम है और दूसरा है राइट अगेंस्ट बायस, राइट अगेंस्ट बायसनेस, राइट अगेंस्ट बायस। तो दो जो है वो प्रिंसिपल बड़े फेमस है नेचुरल जस्टिस के। एक तो ओडी अल्टरम पार्टम है, जिसका मतलब होता है हियर द बोथ पार्टीज बिफोर डिसाइडिंग एनी केस बोथ पार्टीज शुड बी हर्ड। और राइट अगेंस्ट बायस है, इसमें क्या बोला गया है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। तो हमारे देश में जो है ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, जिसके अनुसार जो कोर्ट है वो बिना दोनों पार्टीज को सुने केस को डिसाइड नहीं करता, अर्थात दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही केस को डिसाइड करता है। अर्थात देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपर मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि एक को सुना डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं है, दोनों पार्टी को सुना जाता है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति अपने केस में जज नहीं बन सकता। तो इन दोनों चीजों से क्या लगता है पता, देश में प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, अर्थात देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। जो देश की कोर्ट है वो प्रॉपर न्याय प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। जो चौथा फोर्थ पॉइंट है जो बताता है कि हमारे देश में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो आपका है बेसिकली फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब हमारे देश में क्या है ना, जो ट्रायल चलता है केसेस का ना वो बिल्कुल फेयरली चलता है, कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं है, प्रॉपर लॉ बने हैं। क्रिमिनल केस के लिए BNSS में प्रोसीजर दिया हुआ है, सिविल केस के लिए CPC में दिया हुआ है। जो भी ट्रायल चलते हैं वो प्रॉपर लॉ के अनुसार चलते हैं। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कोई भी मन मर्जी करेगा, जज साहब किसी के लिए पहले कुछ कर लेगा, किसी और के लिए क्या कर लेगा। प्रॉपर प्रोसीजर है, उसी हिसाब से जज साहब काम करते हैं। जब केस स्टार्ट होगा, सिविल केस प्लेन से स्टार्ट होगा, प्लेन से ही स्टार्ट होगा, प्लेन के बाद फिर समन जाएंगे, तो यही होगा हर केस में। समन के बाद जो है रिटन स्टेटमेंट आएगी, तो ऐसा ही होगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी केस में डायरेक्टली डिसीजन दे दिया और किसी केस में जो है केस को लटकाए रखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक इशारा करता है कि हमारे देश में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। तो ये सारे पॉइंट आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लिखने हैं। और इसके सिवा अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट्स भी आता है जो हमारे देश में बताता है कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके पॉइंट को सही या स्पोर्ट या गलत बता दूंगा और आप वैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स जो हैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने बनाए हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं। बहुत फायदा होगा नोट्स लेके आपको, तो नोट्स आप ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देना चाहते हैं, आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि AIB को कैसे क्लियर करें, टफ पेपर आ रहा है, तो आप लॉ विद ट्विंस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 9816492276। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर 9816342276, इस पे आप मैसेज करके जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो हैं वो अपने जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, हमारे इंडिविजुअल सिस्टम के लेक्चर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट, इसके सिवा हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईफोन एप्लीकेशन है, उनका भी लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से भी कोर्स खुद भी हमारे परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, अर्थात इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेकर वो है पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर बोल दो या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोल दो। होता क्या है, जो हमारा देश है, हमारे देश में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े पावरफुल हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर से
जजेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनके डिसीजन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, और इवन कई बार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी खतरा रहता है इस चीज से। तो पहला चैलेंज तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल प्रेशर है। अगर मैं दूसरे चैलेंज की बात करूं तो वो बड़ा ही आम चैलेंज है जो हर देश को इवन सामना करना पड़ता होगा। वो क्या है? वो है करप्शन। और करप्शन आपको पता ही क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है ना, ये छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े मुलाजिम तक हर कोई करता है अपने हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से। तो कोर्ट्स में भी बहुत बार, कई बार देखा गया है जजेस भी करप्टेड हैं। कई बार देखा गया है जो जजेस के साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी करप्टेड हैं। तो करप्शन की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के संदर्भ में एक चैलेंज करप्शन भी है। जो करप्शन है, जो जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, बाकी कोर्ट का स्टाफ हो गया, अगर ये अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, ये ब्राइब देते हैं, ब्राइब लेते हैं किसी से, या कोई इनको ब्राइब देता है, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि फिर जस्टिस नहीं हो सकता, फिर इनजस्टिस ही होगा, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सामने। जो तीसरा मेन चैलेंज है वो है एक्सपेंसिव जुडिशरी। एक्सपेंसिव, बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग कोर्ट में इसलिए केस नहीं कर पाते क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। केस की फीस देनी पड़ती है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, केस काफी लंबे लंबे टाइम तक चले रहते हैं, और कोई नॉर्मल इंसान है वो तो कभी सोच नहीं सकता कोर्ट में जाने के लिए। तो कहां से जस्टिस मिलेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के आगे एक चैलेंज जो है वो एक्सपेंसिव जुडिशरी भी है, जो ज्यादा फीस रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सामने। जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है जस्टिस डिलेड। जस्टिस डिलेड, देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत फेमस कोट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस जितना डिले होगा अर्थात जस्टिस नहीं दिया के बराबर ही होगा, कि जस्टिस मिला ही नहीं है। तो इंडिया में भी जस्टिस डिले बहुत ज्यादा होता है। सिविल केसेस में तो कोई केस ऐसे भी हैं कि केस करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के बाद उसके आगे लीगल हेयर केस को सुनते हैं, उसका डिसीजन उसके मरने के बाद आता है। प्रॉपर्टी के केस 25 साल 30 साल पुराने केस आज भी पेंडिंग है। तो इसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सामने। इसके बाद जो पॉइंट है जो आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसको लेकर आप 5वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जज साहब केस को सुनते हैं, केस को डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने डिसीजन सही दिया है, गलत दिया है, क्या उन्होंने वाकई में करप्शन करके डिसीजन दिया है, इसका कोई भी, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अर्थात कोई जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। जज साहब हैं, देयर आर वेरी लिमिटेड मैकेनिज्म टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द जजेस फॉर मिसकंडक्ट विच मे रिड्यूस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। जजेस के अगेंस्ट एक्शन लेने के कोई चांस ही नहीं है, बड़ी ही कम पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से भी जज साहब कुछ भी डिसीजन देते हैं वो भी ध्यान नहीं रखते एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। तो ये भी एक चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सामने कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो आप पॉइंट लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो 6वां पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। अब आपको पता ही है हमारे देश में अगर क्रिमिनल केस होता है उसका प्रोसीजर BNSS में दिया गया है, और सिविल केस होता है उसका प्रोसीजर CPC में दिया गया है। पर ये प्रोसीजर बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, बड़े लेंथी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपना न्याय है वो मिल ही नहीं पाता उन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की वजह से। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लिख सकते हो, चैलेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द इंडिया। ये सारे चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक कर लेते हैं।